अगर आप एनसीईआरटी प्लस ये 2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करके जाते हो तो इससे आउट क्वेश्चन आपका और इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम में भी नहीं जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में गारंटी है कि जो क्वेश्चंस अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्वेश्चंस यहीं से आने वाला है। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा हुआ होगा तो जाके ज़रूर देख ले, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है। क्वेश्चन आपका जो भी मैंने उस चैप्टर से करवाया है उससे वही आएगा, उससे आउट क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक से देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक से कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। देन इसके अलावे एनसीईआरटी बुक के अलावे और कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा इसको भी जानेंगे। देखो, जैसे कि हमने पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, पोलिनोमियल का जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया था तो मैंने उसी टाइम आप लोगों को बताया था कि ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये अलजेब्रा के अंदर आता है। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर में टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं, जो कि हमने पॉलिनोमियल का ऑलरेडी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना के दे दिया है। देन यहाँ से एक आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके बाद एक चैप्टर हम लोग का और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक चैप्टर और आएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक बात का आप लोग हमेशा याद रखना कि अलजेब्रा से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से पूछा जाएगा वो आपका इसी चैप्टर से पूछा जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से। कम से कम इसमें आपका 3 से 4 क्वेश्चंस आपका जरूर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर से आने वाला है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी रहेगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चंस रहेंगे। पोलिनोमियल से आपका मैंने पहले ही बता दिया है 5 से 6 नंबर का ही रहेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कौन सा क्वेश्चन रहेगा। बाकी ये दोनों जो चैप्टर्स बच गए हैं आगे के वीडियोस में इन चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को तुरंत ही करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए पहले हम एनसीईआरटी बुक से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक्सरसाइज अगर हम 3.1 का बात करें तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है ग्राफ को लेके। और एक बात का हमेशा याद रख लो कि ग्राफ से रिलेटेड आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये कभी नहीं आता है। ठीक है, और ना कभी आने वाला है अभी फिलहाल। तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज से नहीं आएगा। अब देखो, यहाँ पर एक टेबल 3.4 दिया हुआ होगा, तो ये वाला जो टेबल है ना आप लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लोग को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, या फिर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, या फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तो क्या होता है। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या फिर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो इसको आप लोग को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी है, 100% का गारंटी है कि आपका आने ही वाला है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को अभी हम चलिए देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तो ये जो एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले इसको बनाना है। देन यहाँ पे दिया गया है कि इसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। तो जैसे कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि ग्राफिकली वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। देखो, ये जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। या फिर आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये पूछा गया है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है, ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा, चाहे बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड हो। ठीक है, अब रहा सवाल कि अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, तो हमने ऑलरेडी बना रखा है इसका वीडियोस, तो देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, जाके आप लोग देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद आगे आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखो, ये क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसके नीचे आगे के भी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, ये जो 5 नंबर है, ये क्वेश्चन भी आपका नहीं आने वाला है।
ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लेना। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6 नंबर और 7 नंबर इन दोनों क्वेश्चंस की भी तैयारी आप लोग अच्छे से करके जानी है। सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। अब बच्चों यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज 3.3 दिया गया है, इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि जो सॉल्यूशन निकालना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो हमें बस तरीका सीखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे x या फिर y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अब देखा जाए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में कौन कौन सा आ सकता है, ठीक है, इसको देख लो। देखो ये जो 3 क्वेश्चंस है ना, ऐसा सिंपली आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन आप लोग का आएगा वो आपका या तो 3 मार्क्स में आएगा या तो आपका 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इसको समझ लो, या तो 3 मार्क्स में आएगा या तो 5 मार्क्स में आएगा। ना आपका 2 मार्क्स में आने वाला है, ना 1 मार्क्स में आने वाला है, ना 4 मार्क्स में आने वाला है। 4 मार्क्स वाला आपका सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर से आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ वर्ड जो प्रॉब्लम क्वेश्चन आपका वो आएगा वो 3 और 5 मार्क्स वाला आएगा, यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में। तो हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस है थोड़े से लॉन्ग टाइप की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है बट ये लॉन्ग टाइप का नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका तीनों का तीनों बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आने वाला है। अब हो सकता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछ दे, वो अलग बात है, बट सीबीएसई के मेन बोर्ड एग्जामिनेशंस में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। देखो इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, याद रखना। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे 4, 5 और 6 ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशंस में आएंगे, आ सकते हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के लिए, इसको भी याद रखना। चलो यहाँ पे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वही चीज़ है कि इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ दे कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो सॉल्यूशंस करने हैं कैसे करते हैं उसको सीख के जाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हटाया गया है, तो वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप बना देते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये सही होगा कि नहीं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं बनाना। क्वेश्चन आता भी है तो मत बनाना, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब वो टीचर पे डिपेंड कर जाता है कि टीचर आपको नंबर देते हैं या फिर नहीं देते हैं। ठीक है, तो बस मेथड को आप लोग समझ के जाना कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट था। बाकी हम आ जाते हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में। तो जो एज वाला आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होगा, जैसे कि मैंने वही कहा कि आपका जो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उसको कर लेना। जैसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी करके जानी है, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी करके जानी है, क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करके जानी है। ये देखा जाए ना तो इस एक्सरसाइजेस के सभी क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना। ठीक है, और वही है कि अगर आपको सॉल्यूशन पता नहीं चल रही है कि कैसे हम इसको बनाएंगे, तो वही है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, हमने सबका सॉल्यूशन किया हुआ है, जाके एक बार जरूर देख लेना। देखो इसमें ना गेस कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि इसमें से अब कौन सा क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में यहाँ से दे दिया जा सकता है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सभी क्वेश्चंस को एक बार आप लोग ज़रूर बना लेना। एनसीईआरटी का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लिए। अब बाकी ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, तो इस एक्सरसाइजेस के आपके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालने के लिए बोला गया है। अब यहाँ से ये सब क्वेश्चन फिर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, एक्सरसाइज ये जो 3.5 है सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाकी के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें ए या फिर बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, और बोला गया है कि ये एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। इस तरह का क्वेश्चन तो गारंटी है कि एग्जामिनेशन में रखा हुआ है, आना ही आना है। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएगा।
आगे जो 4 नंबर दिया गया है इसमें भी आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होगा, तो ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसमें से सबसे ज़्यादा अगर हम यहाँ तक में जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये आप लोग का 99% चांस है कि एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 और 5। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका 1 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये उतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हमने पहले के एक्सरसाइज में ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस एक्सरसाइज में। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर 19। इसको भी ज़रूर कर लेना, ये भी आप लोग के लिए 99% इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम में आपका आ सकता है। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आता है, तो इसको ज़रूर कर लेना, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आगे नेक्स्ट को एक्सरसाइजेज को देखते हैं 3.6। अब देखो ये जो 3.6 एक्सरसाइज है, तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज से आपके एग्जामिनेशन में आना रहेगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप खुद समझ लो कि इसमें से कौन सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहाँ पे ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना नहीं है। बाकी और जितने भी क्वेश्चन हो गए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप चाहो तो प्रैक्टिस करके जा सकते हो, लेकिन इसमें से ये 2 क्वेश्चन जरूर ही कर लेना। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ से फिर से वही वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस आ गए। तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस में ये तीनों ही लॉन्ग टाइप के वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ सकता है। और ये तो वही डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसको जरूर एक बार अच्छे से कर लेना, खास करके ये वाला क्वेश्चन। बाकी ये दोनों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शनल वाला आपके एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा, तो ये आप लोगों का करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल वाला क्वेश्चंस को हटाया गया है। तो बस यही है जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। अब इसके अलावे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो चलिए उन क्वेश्चंस को अब हम एक एक करके समझते हैं। सो बच्चों, एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आने थे वो हमने आप लोग को बता दिया है। अब एनसीईआरटी बुक के अलावे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, चलिए उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे समझते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पर भी एक इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे देखो ये के है ना, यही के का वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ से पे ये बोल दिया गया है कि ये जो दोनों जो इक्वेशन है ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एक गारंटी है, जिसमें हो सकता है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें लिख दे कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, या फिर नो सॉल्यूशंस है। तो ये वाला टेबल के अनुसार हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ये आपके बहुत काम की है। अगर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है तो वो भी कंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन होता है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके एग्जामिनेशन में दिया हुआ रह सकता है, तो इस बात का ध्यान में रखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, और नो सॉल्यूशन के लिए ये वाला याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है यूनिक सॉल्यूशन, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ओके, इसी को हम एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब सवाल आ जाता है कि a1, a2, b1, b2 हम कैसे पता करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम a1, a2 या फिर b1, b2 निकाल सकते हैं। अब जैसे ये जो x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे मैं आप लोग को लिख के दिखा दे रहा हूँ। पहले इस इक्वेशन को ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x + 2y इक्वल टू के जो उधर अगर नंबर रहेगा ना, इसको पहले इधर कर देना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दो। तो ये अगर प्लस में है तो ये -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। और ये वाला जो इक्वेशन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3x + ky + 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1, b1, c1, a2, b2, c2 हम निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 है, तो
यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट होगा ये a1 का वैल्यू होगा, x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1। इसी तरह से ये b1 का वैल्यू हो जाएगा y का कॉफिशिएंट, b1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है ये -5 c1 का वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से a2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b2 का वैल्यू y का कॉफिशिएंट k है, ठीक है, तो यहाँ पे k लिखेंगे, और यहाँ पे c2 का वैल्यू 15 है, ठीक है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिए। अब हम यहाँ पे a1 a2 b1 b2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। a1 के जगह पे देखो 1 है, तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 में a1 के जगह पे हम 1 पुट कर दिए, a2 के जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर दिए, फिर यहाँ पे इस तरह से नॉट इक्वल टू है, b1 के जगह पे यहाँ पे 2 पुट कर दिए, और b2 के जगह पे देखो k है, यहाँ पे हम k पुट कर देंगे, और बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 1 को k से मल्टीप्लाई करेंगे k हो जाएगा, और ये नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा कि k का वैल्यू 6 नहीं होगा, इसको छोड़ के बाकी सारा सॉल्यूशन होगा। सो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। सो ये क्वेश्चन एक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि क्वेश्चन में आपका यूनिक सॉल्यूशन भी रह सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस भी रह सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन भी रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से एक बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तीनों में से कुछ भी एक रहेगा, बस तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, आपका क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सीखते हैं। इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में जरूर रहेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे एक बार मिला लेना कि जैसे यहाँ पे x का कॉफिशिएंट दिया हुआ है 49, तो सेकेंड यहाँ पे ये जो इक्वेशन है यहाँ पर भी y का सेम कॉफिशिएंट है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ 49 है तो यहाँ 49 है, यहाँ 51 है तो यहाँ भी 51 है। तो इस तरह से क्रॉस एक बार मिला के देख लेना कि ये मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल जाएगा तो अभी मैं जिस प्रोसेस से बना रहा हूँ इसी प्रोसेस से बना देना, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन हम 2 मान लिए। अब पहले क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करना है। ओके, तो पहले अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 हम इधर ऐड कर लेते हैं, और इस साइड में हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 9 1 10 का 0 बच गया 1, 5 4 9 और 1 10, 100 x है, x लिख दिए, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे उसी तरह से 9 और 1 10 का 0 बच गया 1, 5 4 9 और 1 10, y है, y लिख दिए। यहाँ पर भी ऐड करेंगे, 9 1 10 का 0 बच गया 1, 9 1 10 का 0 बच गया 1, 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 100 मिल जा रहा है, तो इसको आप कॉमन भी निकाल सकते हो। कॉमन निकाल लोगे तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 100 तो कॉमन निकल चुका है, तो ये वहाँ पे सिर्फ y बच जाएगा। यहाँ पे ये 1000 हो गया। ये आपका देखना कट जाएगा, नहीं भी कटेगा तो इसको बस नीचे कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000/100। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 49 में 51 घटा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आपका 49 जो है कम है, 51 ज़्यादा है, तो माइनस में आंसर आएगा, यानी कि -2x आएगा। इसी तरह से इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51 माइनस 49, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +2y, ठीक है, 51 बड़ा है। यहाँ पे 499 पहले छोटा नंबर है, ठीक है, 499 माइनस 501 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो -2 होगा, क्योंकि छोटा में से हम बड़ा घटा रहे हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ रहा है ना, 499 माइनस 501, तो इसका आंसर कितना होगा, -2 को घटाएंगे तो ये बड़ा नंबर है, माइनस का साइन है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी हम -2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 का टेबल में 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, माइनस चाहो तो आप रख भी सकते हो, माइनस कॉमन निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, ये -2 हो गया। जैसे हमने यहाँ पे किया था 100 को नीचे किया था ना, यहाँ इसी तरह से हम यहाँ पर भी 2 को नीचे कर सकते हैं। ये माइनस माइनस आप यहाँ पे काट दो, चाहो तो आप यहाँ पे 2 भी कैंसिल कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख के कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। चाहते तो आप यहाँ पर भी 2 कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू डायरेक्ट 1 आप लिख सकते थे। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें एक साथ सॉल्व करना है,
तो यहाँ पे x प्लस वाई पहले से था, ये जो x माइनस वाई आया है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 और 2 माना हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ साइन करने का भी, चेंज करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे हम साइन चेंज नहीं करेंगे। सिंपली ये वाई वाई कैंसिल हो गया, x और x मिलके ये कितना हो गया 2x, 10 और 1 कितना हो गया 11, तो x का वैल्यू कितना 11/2। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, अब हमें y का भी वैल्यू तो फाइंड करना है, तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, आप चाहो तो 4 को भी लेके सॉल्व कर सकते हो। तो इक्वेशन 3 में क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x का वैल्यू हमने यहाँ पे 11/2 निकाला, तो 11/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, इस तरह से नीचे कुछ नहीं है 1 डाल दो, बस इसको सॉल्व आप लोग करते रहो, आंसर आ जाएगा। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 का टेबल में 2 2 बार में आएगा, 2 10 जा 20, 2 का टेबल में 2 1 बार में आएगा, 1 11 जा 11। तो y का वैल्यू इसको घटा दो, 9 हो जाएगा 9/2। तो देखो x और y का वैल्यू निकल गया ना, x का यहाँ पे निकल गया 11/2 और y का यहाँ पे निकल गया 9/2। हो गया कंप्लीट। अब बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं वे सभी मैं आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में 1 से 2 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को समझते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि प्लेसेस A एंड B आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। यानी कि यहाँ पे दो प्लेसेस दिए गए हैं, मान के चलो कि यहाँ पे एक प्लेस A हो गया और यहाँ पे एक प्लेस B हो गया, और इन दोनों का जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, प्लेस A से प्लेस B तक का जो डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये प्लेस A है, ये प्लेस B है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 किलोमीटर दिया हुआ है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार है जो इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, और आगे दिया गया यहाँ पे कि अनदर फ्रॉम B, और एक दूसरी कार भी है यहाँ पे जो कि B से शुरू हो रही है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। तो इफ़ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, सपोज करो कि जो कार A है या और यहाँ पे जो कार पहला कार था और यहाँ पे जो दूसरा कार है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अगर मान के चलो इस डायरेक्शन में जा रही हो तो इसी डायरेक्शन में ये वाला भी कार जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में, इधर वाले डायरेक्शन में अगर ये यहाँ पे जो कार थी वो जा रही है तो यहाँ पे जो कार थी वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि दे मीट इन 8 आवर्स। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मान के चलो कि यहाँ पे जो कार थी और यहाँ पे जो कार थी, यहाँ से इस तरह से ये चलना शुरू किया और यहाँ से इस तरह से ये चलना शुरू किया इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो दोनों किसी एक पॉइंट C पे मिलेंगे, तो वो कब मिलेंगे, 8 घंटे के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो सपोज करो कि हम एक पॉइंट यहाँ पे C मान लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट C मान लेते हैं जहाँ पे ये कार A और कार B मीट करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता चल रहा है कि जो पहला कार था इसका स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको सिर्फ यहाँ से यहीं तक डिस्टेंस कवर किया तो इसका स्पीड ऑब्वियसली कम होगा, बट ये तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ना कवर किया तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मान लिया हम यहाँ पे कि जो यहाँ पे पॉइंट C है, यहाँ पे दोनों कार जो है वो मीट किया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोनों कार जो है ये मीट करेगा। ओके, अब आगे यहाँ पे दिया गया है कि एंड इफ दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर 20 मिनट्स। अब ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, तो इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को, यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग को निकलेगा फर्स्ट पार्ट का, उसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमें निकालने के लिए बोला गया है कि फाइंड द स्पीड ऑफ कार्स। यहाँ पे जो दो कार्स थे, कार एक जो हमारा प्लेस A के पास था और कार B जो कि कार 2 जो कि प्लेस B के पास था, इन दोनों कार का क्या स्पीड होगा वो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पे दोनों कार के स्पीड को हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं कि पहली जो कार है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर होगी और जो दूसरी कार है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ स्पीड हम कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का। तो जो हम x निकालेंगे, x किलोमीटर पर आवर जो स्पीड हमारी होंगी वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, यहाँ से यहाँ तक की, पहली केस के लिए, ये केस 1 के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है,
केस 1 के लिए। केस 2 के लिए हम आगे सेकेंड सिचुएशन में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो केस 1 से पहले आप लोग ये चीज़ लिख लेना कि लेट, यहाँ पे ऐसे लिख लेना, लेट द स्पीड ऑफ द कार 1, पहली कार की जो स्पीड है वो हम x मान रहे हैं, तो x किलोमीटर पर आवर लिख दिए। इसी तरह से लिख लेना है कि लेट द स्पीड ऑफ कार 2, सेकेंड कार की जो स्पीड है वो हम मान रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड होगा, ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड है, स्पीड यहाँ पे हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और सेकेंड कार यहाँ पे था ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड होगी वो हम क्या मान लिए हैं, y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब इसके बाद हमें इक्वेशन बैठाना है। तो इक्वेशन हम कैसे बैठाएंगे, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन दिया गया है डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि इक्वेशन सेट करने के लिए हम इक्वल को इक्वल के साथ बैठाते हैं। जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही ना होता है। तो अभी हमने स्पीड कितना माना, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x माना हमने कार 1 का, तो हम डिस्टेंस पहले कार 1 का निकाल लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1, पहली कार की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, तो स्पीड गुना डिस्टेंस। स्पीड हमने पहली कार के लिए x माना था, और जो टाइम है वो टाइम यहाँ पे देखो 8 दिया हुआ है, 8 घंटे के बाद यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, टाइम 8 घंटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 8 लिख लिए, तो ये 8x ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 लिख सकते हैं, दूसरी कार की डिस्टेंस। तो दूसरी कार की डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, इसकी y हमने मानी हुई है, और टाइम तो वही लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको भी 8 घंटा ही लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, तो ये हो जाएगा 8y। ओके, चाहो तो आप यहाँ पे किलोमीटर लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो 80 किलोमीटर दिया गया था टोटल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस, तो ये भी मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, दोनों का यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन हम कैसे बैठाएंगे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 80 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 80 नहीं है, शुरू में ही मैंने आप लोग बताया था कि प्लेस ए से प्लेस बी तक का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। ओके, तो ए बी का यहाँ पे डिस्टेंस 80 किलोमीटर, ए बी की जगह पे हम ए सी माइनस बी सी लिख सकते हैं, ये भी 80 किलोमीटर हो जाएगा। पूरा ए सी का जो वैल्यू है, पूरा ए सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यही हम निकाले हैं ना, कार 1 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो कवर किया था, ये हम 8x निकाल चुके हैं, माइनस है बी सी, बी सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कार 2 का जो डिस्टेंस हम कितना निकाले हैं 8y, तो यहाँ पे 8y हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब यहाँ पे आप 8 को कॉमन निकाल सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, कैंसिल कर सकते हो, 8 1 जा 8, 8 0 जा 0। तो इस तरह से ना यहाँ पे हम लोग का एक इक्वेशन निकल जाएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाल लिया, ये केस 1 से हमने एक इक्वेशन निकाला। अब इसी तरह से केस 2 हम लेंगे, केस 2 यहाँ सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। अब देखो सेकेंड पार्ट में यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन, ये तो हम देख लिए। सेकेंड पार्ट यहाँ से है, इफ दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हो। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिर से मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है प्लेस ए से प्लेस बी तक का वो 80 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो कार चल रही है वो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो मान के चलो ये चलना इधर से शुरू किया, ये चलना इधर से शुरू किया, और ये किसी एक इनिशियल पॉइंट पे ये लोग मिल जाते हैं। मान के चलो ये एक पॉइंट सी पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे जब मिलेंगे तो इनका जो टाइमिंग है वो दिया गया है 1 घंटे 20 मिनट के बाद ये लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, 1 घंटे 20 मिनट। तो सबसे पहले जो ये टाइम दिया गया है 1 आवर 20 मिनट, तो इसको सबसे पहले क्या करो, आवर में कन्वर्ट कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे टाइम वो आवर में निकाले थे, तो पहले इसको आवर में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये 1 आवर रहने तो यहाँ प्लस का साइन दे दो, 20 को इसमें हमें 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, ये 2 3 जा 6 कट जाएगा,
ये 1 + 1/3 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 1 का टेबल में 3 बार में आएगा, 3 × 1 = 3 + 1 यानी 4/3 आवर निकल जाएगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। AC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पे पहली जो कार थी यहाँ से चलना शुरू की थी, यहाँ तक आई थी। दूसरी जो कार थी यहाँ से चलनी शुरू हुई, यहाँ पे आई थी। तो पहले हम कार A का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो फिर से वैसे ही लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार 1। पहली कार की जो डिस्टेंस है वो कितनी डिस्टेंस कवर्ड की? तो हमने जो इसमें स्पीड माना हुआ था, स्पीड माने हुए थे हम शुरू में ही, वो x km/h माने थे। डिस्टेंस का फॉर्मूला वही होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमने x माना हुआ था, टाइम इस बार जो है वो 4/3 है। तो यहाँ पे 4/3 लिख दिए, यहाँ पे 4/3x होगा। ओके, इसी तरह से हम सेकेंड कार का भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड लिख दिए, कार 2। इसका हमने स्पीड जो माना था शुरू में ही y माना था, और इसका टाइम तो वही होगा 4/3। तो इसमें हो जाएगा 4/3y। ओके, अब देखो जो डिस्टेंस दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का वो कितना दिया गया? 80 km/h, यानी पूरा AB का डिस्टेंस वही चीज़ है 80 km/h। और AB को हम AC + BC लिख सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कार 1 का डिस्टेंस है। तो कार 1 का डिस्टेंस हम 4/3 निकाल चुके हैं, 4/3। फिर प्लस दे रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कार B का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो कार 2 का जो डिस्टेंस हम निकालें वो 4/3 निकालें, 4/3y = 80। अब इसको बस आप लोग सॉल्व करो, ठीक है। नीचे 3 मिल रहा है, इसको रहने देते हैं, सिंपल है। एलसीएम सेम मिल रहा है तो 4 + 4 डायरेक्ट हम कर देते हैं। यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं होगा, ये 4x कुछ इस तरह से हो जाएगा। नीचे तो 3 जैसे का वैसे ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x + 4y = 80। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखो ये 4x + 4y है और ये नीचे 3 है, 3 को हम इधर ले आते हैं तो ये 3 × 24 हो जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4x + 4y = 3 × 24। यहाँ से आप 4 को कॉमन निकालोगे तो x + y = 240 हो जाएगा। अब 4 नीचे आ जाएगा तो x + y = 240/4, इसको काट लोगे, 4 × 6 = 24, 4 0 = 0। तो इस तरह से x + y का जो वैल्यू निकल जाएगा वो 60 निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो हमने इससे पहले एक इक्वेशन निकाला हुआ था, यहाँ पे देखो x - y = 10, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन निकाला था और एक इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं x - y = 10। अब इसको सॉल्व करें, साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस माइनस में है, सिंपली कट गया। x और x कितना हो जाएगा? 2x, 60 + 10 ये कितना हो जाएगा? 70। तो x का वैल्यू 70/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया 35। यानी कि कार 1 का जो हमने स्पीड माना था वो 35 km/h हो जाएगा। और यही जो x का वैल्यू है हम आप इसको इक्वेशन 1 मान के इसमें पुट कर सकते हो, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x + y = यहाँ पे 60 रहने देते हैं। x का वैल्यू जो 35 है प्लस y करेंगे तो y का वैल्यू 60 - 35, दैट मीन्स कि 10 में 5 गया 5, 5 में 3 गया तो 2, यानी कि 25। तो इस तरह से देखो हमने यहाँ पे सेकेंड कार का भी जो स्पीड है वो निकाल लिया 25 km/h, और कार 1 का जो डिस्टेंस है स्पीड है वो 35 km/h है। सो बच्चों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को भी अभी हम बनाने के लिए सीखेंगे और ये एक लास्ट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे हमने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम के 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिया हुआ है, और जो भी एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है तो वो सारी आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने आप लोगों को टिक करवा दिया है। तो अगर आप एनसीईआरटी प्लस ये 2 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस करके जाते हो तो इससे आउट क्वेश्चन आपका और इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम में भी नहीं जाएगा, और एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चंस हमने आप लोगों को करवाए हैं वो क्वेश्चन करके जाना, और 1-2 क्वेश्चन और भी जो हमने करवाए हैं बस उसको कर लेना। बस इतना ही आने वाला है इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा और नहीं आएगा, ठीक है। बाकी और जो भी दूसरे चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे तो हम दूसरे वीडियोज़ में भी समझेंगे इसी तरह से। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन।
मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो पिता की उम्र है उसके बच्चे के, दो बच्चे हैं, यहाँ पे दिया गया है दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के उम्र के जोड़ने पर 3 गुना के बराबर है। कहने का क्या मतलब हो गया कि हम मान के चलो अगर हम फादर का जो एज है वो x मान लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख भी लेते हैं। सो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया कि लेट फादर्स एज बी x, जो फादर की एज है वो हमने यहाँ पे x मान लिया है, और द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, उसके दोनों बच्चों के एजेस का जो सम है उसको हमने y मान लिया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था 3 गुना है उसके दोनों बच्चों के एजेस के सम का, तो हम यहाँ पे जो फादर की एज है वो x लिख लिए और ये 3 गुना है, ठीक है, उसके फादर की जितनी भी उम्र होगी, उसके फादर की जितनी भी उम्र होगी, मतलब उसके फादर की उम्र अगर x है तो उसके दोनों बच्चों के सम की जो एजेस है y है इसके 3 गुना के बराबर है, यानी 3y के बराबर है, ठीक है। एक इक्वेशन हम लोग का यहाँ से निकल गया है। अब आगे क्वेश्चन में दिया गया है आफ्टर 5 ईयर्स, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के बाद क्या हो रहा है, हिज एज कहने का क्या मतलब हो गया कि पिता की उम्र, ठीक है। तो पिता की उम्र 5 साल के बाद कितनी होगी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फादर्स एज 5 साल के बाद कितना होगा, तो x + 5 हो जाएगा। जैसे अगर आपकी उम्र अगर मान के चलो 15 साल है तो 5 साल के बाद कितना होगा, 20 साल होगा ना। तो अगर x साल है तो 5 साल के बाद x + 5 होगा। इसी तरह से सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। अब दोनों बच्चों के एजेस का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे इसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, इनके 2 बच्चों के सम का जो एज है y है। तो अगर हम एक बच्चा का अगर हम 5 साल के बाद का उम्र का बात करें तो +5 होगा, और इसका दूसरा बच्चा का भी +5 होगा, और वो +5 मिलके 5 और 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो y लिखाएगा ही, लेकिन यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बच्चे का +5 करेंगे तो +5 होगा, फिर दूसरे बच्चे का फिर से +5 है, तो इस तरह से y +5 यानी कि टोटल 10 हो जाएगा, इसका याद रखना। अब इसके बाद आगे आते हैं। सो आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, यानी कि अब 5 साल के बाद क्या हो रहा है कि इसकी जो उम्र होगी, उसके पिता की जो उम्र है, उसके दोनों बच्चों के सम के एजेस के उम्र की कितने हो रही है, 2 गुनी हो रही है, ठीक है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो इसका हम निकाले हैं ये 2 गुना हो जाएगा, यानी 2y + 10 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्यूशन कर लो, अच्छे से इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से 2 10 यहाँ पे 20 हो जाएगा, ओके। इसको इधर कर लेंगे तो x - 2y = 20 - 5। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे -x - 2y = कितना निकल जाएगा, 15। ये हम लोग का इक्वेशन 2 हो गया। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 3y निकाला हुआ है, तो ये जो 3y है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3y - 2y = 15 होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप यूजिंग 1 कर रहे हो, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। अब इसको घटा दो, 3 में 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि सिर्फ y बच जाएगा, y = 15। यानी कि ये आपका जो आंसर यहाँ पे आया वो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन कहा गया, यानी कि दोनों बच्चों का जो एजेस का जो सम है वो 15 है। तो आप लास्ट में आंसर में इसको लिख भी सकते हो, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन = 15 ईयर्स, ठीक है। अब x का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो x = 3y है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x = 3y। तो y के जगह पे हम 15 वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 3 × 15, तो x = 45 ईयर्स में निकलेगा क्योंकि एज है, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल गया। सो जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुका है। इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से और बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन हमने करवाया है उसको अच्छे से कर लेना, और यहाँ पे जो भी कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं बस इसको अच्छे से कर लेना। बाकी और भी जो भी दूसरे चैप्टर्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे आजकल में ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।